नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बेहद बड़ी जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अब देखिए दोस्तों, अक्सर जब लोगों का जमीन से संबंधित कोई वाद विवाद होता है, ऐसी सिचुएशन में दूसरी पार्टी के खिलाफ जब केस डाला जाता है, तो जो पार्टी अपना केस डाल रही होती है वो अपना उस संपत्ति पर एक बेहतर मालिकाना हक दिखाना चाहती है। चाहे वहां पर कोई सेल डीड को लेकर विवाद हो, चाहे मालिकाना हक को लेकर विवाद हो, चाहे कोई एग्रीमेंट टू सेल किया हो जिसको लेकर बाद में रजिस्ट्री कराने को विवाद हो। अब ऐसी कंडीशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद बड़ी जजमेंट पास की, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप दूसरी पार्टी के खिलाफ मालिकाना हक पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दूसरी पार्टी को मालिक मानना अनिवार्य है। अगर ऐसी सिचुएशन में दूसरी पार्टी को मालिक मान लिया जाए तो कहीं यह तो नहीं होगा कि वो केस पर हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। अब आज की वीडियो में मैं आपको यह सारी जानकारी कंप्लीटली ए टू जेड प्रोवाइड कराने वाला हूं, जिसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस टाइटल, केस के फैक्ट्स, क्या क्या वहां पर कंडीशन बनी, कंप्लीट जानकारी यहां पर आपको दी जाएगी। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की। अब दोस्तों, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जी हां, यह एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर आपको पर्टिकुलरली कुछ बड़े बड़े रिलीफ दिए जाते हैं। जैसे कि अगर आप किसी के खिलाफ अपना मालिकाना हक साबित करना चाहते हैं तो सेक्शन 34 में डिक्लेरेशन का केस डाल सकते हैं। वहीं अगर आपने किसी के साथ संपत्ति खरीदने के लिए सेल एग्रीमेंट टू सेल किया, तो वहां पर दूसरी पार्टी अगर बाद में रजिस्टर करने के लिए मना कर दे तो वहां पर आप सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डाल सकते हैं। अब दोस्तों, कई बार देखा जाता है जब लोग किसी व्यक्ति से कुछ पैसा उधारी ले लेते हैं, जहां पर बदले में वो उनको एक कागज दे देते हैं कि भाई, अगर हमने ये प्रॉपर्टी पर पैसा आपको नहीं लौटाया तो मेरी प्रॉपर्टी आप रख लीजिएगा। अब यही केस कुछ ऐसी कंडीशन में बात करता है जहां पर एक व्यक्ति ने कुछ पैसा उधारी लेकर सामने वाले को एक सेल डीड दे दी कि अगर मैं ये पैसा आपको ना लौटाऊं तो ये प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में अब जानेंगे कि कितनी टेक्निकल चीजें यहां पर फेस हुई। अब सबसे पहले मैं आपको केस टाइटल क्लियर कर दूं, इसके बाद केस के फैक्ट्स थोड़ी डीपली आपको समझाऊंगा, फिर आपको क्लियर करूंगा कि यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट पास। अब दोस्तों, एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, आपको केस टाइटल वहां पर दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा, केस टाइटल है हमारा माधवन दैट थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अनदर, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस कना कावाली, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर था 1392 ऑफ 2011 और डेट ऑफ जजमेंट है 9/11 साल 2023, यानी कि दोस्तों बिल्कुल पिछले महीने की जजमेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अब यहां पर मैं आपको केस के फैक्ट्स क्लियर कर देता हूं, यहां से बड़ी ध्यान से आपको वीडियो समझनी होगी। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या जजमेंट दी वो चीज मैं आपको यहां पर क्लियर करूंगा। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट केस में एक व्यक्ति है जिसका नाम है माधवन, जो संपत्ति का असल मालिक है। यहां पर उसे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, जिसके चलते उसने यहां पर जो उसकी बेटी का दोस्त था, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट भी है, जो प्रेजेंट केस में डिफेंडेंट भी है, यहां पर उसने उस कुछ पैसा उधारी लिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जब यह पैसा प्लेंटिफ ने उधार लिया तो एक सेल डीड सिक्योरिटी के तौर पर किस किस के नाम पर कर दी? अपनी बेटी और उसके दोस्त के नाम पर, क्योंकि वो प्लेंटिफ माधवन नाम का व्यक्ति उस रिस्पोंडेंट या डिफेंडेंट को डायरेक्टली नहीं जानता था। तो एक सिक्योरिटी के तौर पर सेल डीड तैयार की गई, जहां पर अपनी बेटी और जो उसकी बेटी का दोस्त था उसको सिक्योरिटी के तौर पर सेल दे दी गई। अब दोस्तों, केस यहां से शुरू होता है। यहां पर क्या किया, प्लेंटिफ को बिना बताए उसकी बेटी ने, जब वो सेल डीड उनको मिल गई, एक रिलीज डीड प्रॉपरली डिफेंडेंट के फेवर में कर दी। यानी कि रिलीज डीड देने के बाद डिफेंडेंट उस प्रॉपर्टी का पूरी तरीके से मालिक बन गया। नाउ
कुछ समय बाद डिफेंडेंट और प्लेंटिफ के बीच एक एग्रीमेंट होता है, जहां पर यह मेंशन की जाती है एग्रीमेंट में कि डिफेंडेंट जो है प्लेंटिफ के या उसके नॉमिनी के फेवर में सारी प्रॉपर्टी दे देगा। और एक समय सीमा तैयार की जाती है 1990 की कि इससे पहले ही यह एग्रीमेंट टू सेल के थ्रू रजिस्ट्री हमें करानी होगी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहले प्लेंटिफ ने प्रॉपर्टी उनको सेल डीड करके दी एज अ सिक्योरिटी के तौर पर, क्योंकि उन्होंने पैसा लिया था। अब यहां पर वो प्रॉपर्टी वापस से पाने की बात चल रही है, तो इसको रिकन्वेंस डीड कहा जाता है। कन्वेंस डीड वो हो गई जब प्रॉपर्टी किसी और को कन्वेंस के माध्यम से दी जा रही है। रिकन्वेंस डीड जब वो दोबारा से कन्वेंस डीड को यूज में लाया जा रहा है। तो यहां पर अब प्लेंटिफ डिफेंडेंट से दोबारा से प्रॉपर्टी मांग रहा है। तो प्रेजेंट केस में डिफेंडेंट ने यहां पर एग्रीमेंट भी तैयार कर लिया, पर इसी बीच पता लगता है कि डिफेंडेंट उस प्रॉपर्टी को कहीं बाहर बेचने की कोशिश करता है, जिस पर प्लेंटिफ तुरंत से केस डाल देता है, इंजंक्शन फाइल यानी कि स्टेटस क्यू लगवा देता है प्रॉपर्टी पर, और साथ ही साथ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वहां पर डाल दिया जाता है। ना दोस्तों, 1 मिनट लगेगा। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है, कब डाला जाता है, मैं आपको बता दूं। देखिए, जब कभी भी किसी से संपत्ति को खरीदने की बात चल रही हो तो सीधा सेल डीड नहीं कराई जाती, पहले एक एग्रीमेंट टू सेल तैयार होता है। एग्रीमेंट टू सेल में टर्म्स कंडीशन मेंशन होती है, जिसको सेलर और बायर दोनों को फॉलो करना पड़ जाता है ना। ऐसी कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, जब कोई भी पार्टी, चाहे खरीदार या फिर विक्रेता, अपनी टर्म्स कंडीशन को फॉलो नहीं करता तो उसके खिलाफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डाला जाता है, ताकि कोर्ट उनको यह डायरेक्शन दे कि आपको यह अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट केस में जैसा कि मैंने आपको बताया, डिफेंडेंट प्रॉपर्टी को बाहर बेचना चाह रहा था, तो यहां पर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डाला ताकि जो एग्रीमेंट हुआ था रिकन्वेंस डीड के लिए, उसके तहत डिफेंडेंट दोबारा से प्रॉपर्टी प्लेंटिफ को ही दे दे। अब दोस्तों, यहां पर कोर्ट ने, यानी कि ट्रायल कोर्ट में जहां पर यह मैटर गया था, उन्होंने यह मैटर प्लेंटिफ के फेवर में सुना दिया कि जी हां, प्लेंटिफ का प्रॉपर्टी पर राइट बनता है और डिफेंडेंट को यह प्रॉपर्टी रिकन्वेंस डीड के माध्यम से प्लेंटिफ को लौटानी पड़ेगी। नाउ यह मैटर अब आगे अपील होकर ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पहुंचा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यहां पर ट्रायल कोर्ट के फैसले को सटीक नहीं ठहराया, सेट असाइड कर दिया। नाउ यहां पर प्लेंटिफ दोबारा से अपील के माध्यम से अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत सी चीजें देखने को मिल रही है। पहली, कि जब वो सेल डीड प्रॉपरली तरीके से दी गई है, भले सिक्योरिटी के तौर पर दी गई हो, पर अगर प्रॉपरली तरीके से दी गई है तो यहां पर क्यों नहीं सेल डीड कैंसिलेशन का केस डाला गया कि भाई मैंने तो सेल डीड एज ए सिक्योरिटी दी थी और इसे गलत तरीके से यूज हुआ। दूसरी चीज, जो सेकंड नंबर की प्लेंटिफ थी, यानी कि जिसके नाम पर सेल डीड हुई थी और डिफेंडेंट के नाम पर, मैंने बताया था शुरू में दोनों के नाम सेल डीड थी, जब सेकंड प्लेंटिफ ने यहां पर रिलीज डीड, रेलिंक्विशमेंट डीड डिफेंडेंट को दे दी, तब क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाया गया। तीसरी चीज, यहां पर जब कोर्ट के सामने यह केस डाला जा रहा है तो प्लेंटिफ दो अवेयरमेंट्स कर रहा है। अवेयरमेंट्स मतलब 2 पॉइंट एक साथ रख रहा है। पहला, प्लेंटिफ यह कह रहा है कि डिफेंडेंट से मेरे फेवर में एग्रीमेंट कराओ, क्योंकि उनके नाम पर ओनरशिप है, डिफेंडेंट ओनर है, और मेरे नाम सेल डीड रजिस्ट्री कराओ। जबकि प्लेंट में प्लेंटिफ कह रहा है कि डिफेंडेंट तो ओनर हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मैंने तो सेल डीड एज अ सिक्योरिटी के तौर पर दी। ना दोस्तों, देखने वाली बात क्या है, प्लेंटिफ दो तरफा यहां पर केस लड़ रहा है। एक तरफ कह रहा है कि जो मैंने ये सेल डीड दी इसकी तो वैल्यू होनी ही नहीं चाहिए, कारण क्योंकि सिक्योरिटी के तौर पर दी गई थी, जबकि दूसरी ओर कह रहा है कि मुझे उससे रजिस्ट्री करा कर दो क्योंकि वो ओनर है। अब यहां पर यही चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोट डाउन की। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी क्या जजमेंट पास की। अब दोस्तों, एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, वहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एग्रीमेंट टू सेल हुआ है किस किस के बीच, जो रिस्पोंडेंट और अपीलिएंट के बीच हुआ है, जहां पर दोबारा से वो प्रॉपर्टी अपने पास ली जा रही है, ये यहां पर स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस के माध्यम से, यानी कि कोर्ट में सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के माध्यम से क्लेम किया जा रहा है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि रिस्पोंडेंट यहां पर ओनर है और मेरे को इसकी प्रॉपर्टी वापस दिलवाओ। अब प्लेंट में देखें, केस के अंदर देखें, तो अपीलिएंट ये कह रहा है कि यहां पर सेल डीड तो एग्जीक्यूट हुई नहीं, वो रिलीज डीड वैलिड है ही नहीं, तो कैसे कोई राइट, टाइटल या इंटरेस्ट यहां पर रिस्पोंडेंट के फेवर में चला गया। यानी कि दोनों बातें यहां पर की जा रही है कि रिस्पोंडेंट ओनर भी नहीं है और रिस्पोंडेंट ओनर है और मुझे उसकी प्रॉपर्टी रजिस्टर करा के दो सूट फॉर स्पेसिफिक माध्यम से। तो यहां पर यह चीज पाई गई कि इसके अंदर जो अपीलिएंट है, जो प्लेंटिफ था, ये भी कह रहा है कि अगर आप केस को ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी को कंसीडर करो, तो वहां मैं आज भी कब्जे में हूं
और मैंने कोई भी राइट प्लेंटिफ की तरफ से रिस्पोंडेंट को नहीं ट्रांसफर हुआ। बेसिकली दोस्तों, प्लेंटिफ दो चीजें एक साथ क्लेम करने की कोशिश कर रहा है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पर दोनों चीजें एक साथ क्लेम नहीं हो सकती। हम इस अपील को डिसमिस करते हैं क्योंकि यहां पर यह कंसीडर नहीं हुआ कि रिस्पोंडेंट ओनर है या फिर वैलिड ओनर नहीं है। प्लेंटिफ को प्रेजेंट केस में सेल डीड कैंसलेशन का एक केस डालना चाहिए था, जहां पर यह कंसीडर होता कि वो सेल डीड केवल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दिया, उसको गलत तरीके से कंसीडर करके बाद में रिलीज डीड हुई है, जिसके तहत डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट को एब्सोल्यूट ओनर कन्वर्ट किया गया। बाद में एक एग्रीमेंट और तैयार हुआ जिसमें डिफेंडेंट बाहर बेचने की कोशिश कर रहा है। ये सभी चीजें यहां पर गलत है। तो इस चीज को अगर कोर्ट के थ्रू सोल्व कराना था तो यहां पर आपको सेल डीड कैंसलेशन का केस डालना था। यह चीज यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर की और प्लेंटिफ की अपीलियंट की उस अपील को यहां पर डिसमिस कर दिया गया। ना दोस्तों, यहां पर आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आप संपत्ति का मालिकाना हक पाना चाहते हैं तो प्रॉपर केस डालना कितना अनिवार्य होता है। तो केस सालों साल चलता है और आखिर में इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से पूरा केस आपके अगेंस्ट में चला जाता है। तो यहां पर आप जान सकते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए कोर्ट के माध्यम से कितना बड़ा फैसला सुनाया है, जहां पर कितने बड़े बड़े पॉइंट आपके सामने क्लियर हुए। अब दोस्तों, यहां से आपको क्या क्लियर हुआ, क्या कंक्लूजन निकलता है। पहली चीज, जब भी केस ड्राफ्ट हो, आप केस बनाए तो दो धारी तलवार पर आगे ना बढ़े, एक सिंगल फोकस करें। अगर आपको प्रॉपर्टी पानी है तो कौन कौन से केस आप डाल सकते हैं, बेस्ट केस कौन सा रहेगा। सेम चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एडवर्स पोजेशन में भी पहले कह चुका है कि खुद को आप कब्जाधारी और ओनर एक साथ नहीं बोल सकते। तो यानी कि एक सिंगल फोकस जो आपको बेस्ट रिजल्ट दिलाएगा, उसी के बिहाफ से आपको केस डालना पड़ेगा। और यह चीज आपको एक अच्छा एडवोकेट बड़ी इजीली गाइड कर सकता है। मैं यहां पर एडवोकेट साहब की गलती भी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि प्लेंटिफ जैसा गाइड करते हैं, जैसे फैक्ट्स बताते हैं, उसी बिहाफ से केस ड्राफ्ट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर इसी प्रकार से डीप इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं, मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अगर आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना ही पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।